नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा ये चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियो में हमने चारों यूरोपीय कंपनी का आगमन और उसके बाद भारत में उनका किस प्रकार शक्ति और व्यापार में वृद्धि हुई इसका विस्तार से अध्ययन किया। हमने पहले पुर्तगालियों को देखा, फिर हमने डचों को देखा, डचों के साथ ही हमने डेनिसों को और फ्रांसीसियों को भी देखा, और इसके अलावा हमने अंग्रेजों का भारत में आगमन, कैसे कैसे उन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी, किस प्रकार उन्होंने अपने पूरे भारत में व्यापार को बढ़ाया, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और हमारी चर्चा समाप्त हुई थी पिछले वीडियो में सन 1717 के शाही फरमान से। जब हम सन 1717 का शाही फरमान पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो चौथे वीडियो लेक्चर के जब चौथा वीडियो लेक्चर या आगे के जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम अंग्रेजों का और बंगाल का संघर्ष पढ़ लें, या फिर अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का संघर्ष पढ़ लें, क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं लगभग साथ साथ चली हैं। अगर आप देखें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 में शुरू हुआ और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 में समाप्त हुआ, और बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ है, प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ है। तो ये सभी घटनाएं लगभग साथ साथ ही चली हैं। तो आप दोनों में से किसी का भी अध्ययन कर सकते हैं। मेरी सुविधा के अनुसार जिस हिसाब से मैं पढ़ता हूं, मैं पहले आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को पढ़ता हूं और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को समझने के उपरांत ही बंगाल की ओर जाता हूं, या जैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इसी क्रम में पढ़ाता हूं दोस्तों। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को लेकर के। तो चलिए, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके और कुछ मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो। तो चलिए प्रारंभ करता हूं आज का वीडियो लेक्चर, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। देखिए, हमने देखा कि अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेजों ने सूरत में, इसके अलावा उड़ीसा में, मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली हैं। हुगली में भी उनकी फैक्ट्री थी। देखिए, भारत में और भी कई स्थानों पर उनकी फैक्ट्री हैं, पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्री हैं वो इन्होंने स्थापित कर ली हैं। देखिए, सूरत में उनकी फैक्ट्री है, इसके अलावा मद्रास में उनकी फैक्ट्री है, उड़ीसा में उनकी फैक्ट्री है, पश्चिम बंगाल में उनकी फैक्ट्री है, और कुछ फैक्ट्रियां उनकी बांग्लादेश में भी हैं। इसके साथ उनकी केरल में भी फैक्ट्रीज है, कर्नाटक में भी फैक्ट्री है। यानी पूरे दक्षिण भारत को अंग्रेजों ने घेर लिया है। और इसी के आसपास फ्रांसीसियों की भी फैक्ट्री है। देखिए, सूरत में फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है, दूसरी फैक्ट्री उन्होंने भी मछलीपट्टनम में ही लगाई है। पांडिचेरी में उनकी फैक्ट्री है, यनम में है, माहे में है, इसके अलावा चंद्रनगर में उनकी फैक्ट्री है। तो अंग्रेजों की फैक्ट्रियां और फ्रांसीसी की फैक्ट्रियां जो हैं लगभग आसपास ही हैं। तो व्यापारिक हित तो उनके आपस में टकरा ही रहे हैं। साथ ही फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया है डुप्ले, और डुप्ले ने भारतीय राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। वो जान चुका है कि भारत में जो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, और इस समय दक्षिण भारत में ऐसी कोई शक्ति उनके सामने मौजूद नहीं है। और साथ ही मुगल चुनौती भी लगभग अब समाप्त हो चुकी है। मुगल सत्ता पतन की ओर बढ़ रही है। तो इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उनका प्रतिरोध कर सके। तो उसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। हम चर्चा करेंगे आगे किस प्रकार, जब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे डुप्ले ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया है और उससे फायदा उठाया है। और अंग्रेज ये देख रहे हैं कि डुप्ले किस प्रकार भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, और वे जान रहे हैं कि यदि डुप्ले को नहीं रोका गया तो जो अंग्रेजों का सपना है भारत पर राज्य करने का, वो सपना बन करके रह जाएगा और भारत पर राज्य करने में सफल हो जाएंगे कौन? ये फ्रांसीसी। तो उनके व्यापारिक हितों के साथ साथ राजनीतिक हित भी टकरा रहे हैं। तो फिर इसकी परिणति किस रूप में आएगी? इसकी परिणति बनेगी संघर्ष के रूप में। तो
तो भारतीय अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जानते हैं। और इस संघर्ष के तौर पे 3 युद्ध लड़े गए और इन्हीं युद्धों को हम कर्नाटक युद्ध के रूप में भी जानते हैं। यानी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष के कारण फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 3 युद्ध लड़े गए और इन युद्धों को हम किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से। विस्तार से पढ़ेंगे हम तीनों युद्धों को। आप देख लीजिए, पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध कब प्रारंभ हुआ है? सन 1746 में, 2 वर्षों तक चला। 1746 से प्रारंभ होकर के 1748 में ये युद्ध समाप्त हुआ है। किस संधि के तहत समाप्त हुआ, क्या क्या प्रभाव रहे, ये सभी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि यही एक ऐसा कर्नाटक युद्ध है जो भारतीय परिस्थितियों के आधार पर लड़ा गया है। बड़ा है थोड़ा और इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध सन 1749 में प्रारंभ हुआ और सन 1755 में यह युद्ध समाप्त हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होने के 1 वर्ष बाद ही प्रारंभ हो गया और 7 सालों तक चला ये, इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। और सन 1763 में जब तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ तब फ्रांसीसी पराजित हो गए हैं। फ्रांसीसी शक्ति भारत से नष्ट हो गई है। केवल छुटपुट दुकानें उनकी बची हैं, जैसे कि पांडिचेरी में, यन्नम में, माहे में, करिकाल में, चंद्र नगर में। और यहां पर भी वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। और समय आने के बाद सन 1747 में भारत आजाद हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी भारत से चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर भारत में सिर्फ रूल कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम कर्नाटक युद्धों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आखिर संघर्ष हो क्यों रहा है। देखिए, वैसे मैंने आपको समझा ही दिया कि संघर्ष का कारण क्या है, लेकिन इसके अलावा एक और कारण है संघर्ष का। आप भारत से बाहर चलिए और यूरोप पर जाइए, और यूरोप में आप देखेंगे कि जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये आसपास हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं। और जैसे भारत पाकिस्तान है ना, इनके मध्य शत्रुता है। आज की वर्तमान परिस्थितियों की बात मत कीजिए, आप देखिए सन 1746 के आसपास का समय, इनके मध्य लड़ाई हो रही है निरंतर। ये दोनों देश आपस में संघर्षरत हो जाते हैं। तो जब भी यूरोप में ये दोनों देश लड़ते हैं ना, इसका असर पड़ता है भारत में। यूरोप में लड़ेंगे जब जब फ्रांस और इंग्लैंड, तब तब फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लड़ने लग जाती है। और जैसे ही यूरोप में शांति होती है, वैसे ये लोग भी कहते हैं भैया बस, हमारे मालिक नहीं लड़ रहे तो हम क्यों लड़ें। यानी देख रहे हो, वहां लड़ाई हो रही है तो ये लड़ेंगे, वहां शांति हो रही है तो ये भी शांत हो जाएंगे। यानी यूरोप की राजनीति का असर भारत में इन दोनों कंपनियों के मध्य भी पड़ रहा है। 3 कर्नाटक युद्ध में से जो पहला कर्नाटक युद्ध है और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है, वो इसी वजह से लड़ा गया है कि यूरोप में ये दोनों देश लड़ रहे हैं। यानी यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य युद्ध और शांति का असर इन दोनों कंपनियों पर पड़ता था। जब भी यूरोप में ये दोनों देश संघर्षरत होते थे तो भारत में भी इन कंपनियों के मध्य युद्ध आरंभ हो जाता था। और यहां तक कि यूरोप में शांति स्थापित होते ही भारत में इन दोनों कंपनियों के मध्य शांति स्थापित हो जाती थी। तो पहला कारण भारत से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यूरोप से रिलेटेड है। यूरोप में ये दोनों देश लड़ेंगे, कंपनियां भारत में लड़ेंगी। यूरोप में ये संधि करके शांत कर लेंगे, कंपनियां भारत में शांत हो जाएंगी। देखिए, पहला जो युद्ध है वो जो जिस संधि से समाप्त हुआ है वो है एक्सला-शापेल की संधि। भारत में नहीं है ये एक्सला-शापेल, ये यूरोप में हुई है ये संधि। यूरोप में ये संधि हुई है और भारत में शांति स्थापित हो रही है। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ है। तो पेरिस की संधि कोई भारत में थोड़ी हो रही है, फ्रांस में हो रही है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हो रही है। उससे उन दोनों के मध्य का युद्ध समाप्त हो रहा है और तीसरा कर्नाटक युद्ध भी इसी संधि से समाप्त हो रहा है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि पहले और तीसरे कर्नाटक युद्ध में भारतीय परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध ऐसा है जो भारतीय परिस्थितियों के कारण लड़ा गया है। इन संघर्षों की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने भी तैयार की।
जैसे कि हैदराबाद और कर्नाटक की स्थिति के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। देखिए, जिन्होंने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है उन्हें तो ये समझ में आ गई होगी ये लाइन कि हैदराबाद और कर्नाटक की स्थिति के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें ये बात अभी समझ नहीं आई होगी। तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब मैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ा करके समाप्त कर दूंगा तब आपके दिमाग में पिक्चर की तरह बस जाएगी, ये कहानी की तरह ये कहां पूरी स्थिति आपके दिमाग में बस जाएगी। और यदि न बसे तो मुझे बताइएगा फिर। तो अभी थोड़ा धैर्य रखिए। अभी ये जानिए कि जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वह भारतीय परिस्थितियों पर लड़ा गया है। हैदराबाद और कर्नाटक में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जो कहानी कथित हो रही है, उस वजह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया है। जबकि पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोप के संघर्ष के कारण लड़ा गया है। यूरोप में इन दोनों देशों के मध्य जो युद्ध हुआ है इस कारण से लड़ा गया है। अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई है। अब हम एक एक करके इन युद्धों को पढ़ लेते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहेंगे, ये कब से कब तक लड़ा गया? सन 1746 से लेकर के सन 1748 तक 2 साल ये युद्ध लड़ा। ये ध्यान रखिएगा कि किस युद्ध में कौन गवर्नर है फ्रांसीसी कंपनी का, कौन गवर्नर है अंग्रेजी कंपनी का। तो देखिए, अंग्रेजों में जो गवर्नर बनने की क्रम शुरू हुआ था ना, वो कब शुरू हुआ है? वो तो क्लाइव के समय में शुरू हुआ है। यानी प्लासी का जब युद्ध होकर के संपन्न हो गया तब गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर बना क्लाइव। तो इससे पहले तो छोटे छोटे फैक्ट्रियां हुआ करती थी और उन फैक्ट्रियों का जो अधिकारी था, जैसे ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है ये मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में लड़ा जा रहा है, तो मद्रास की फैक्ट्री का अधिकारी है बार्नेट। यानी प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय बार्नेट ने लड़ाई लड़ी है असली। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। तो अगर अंग्रेज अधिकारी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन था, तो बार्नेट था। और ये बार्नेट कौन था? मद्रास फैक्ट्री का हेड। मद्रास में कौन सा फोर्ट है बताइए? पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब हुई थी मद्रास फैक्ट्री की स्थापना? 1639 में। किससे लिया गया था मद्रास किराए पर? चंद्रगिरी के शासक दमरेला वेंकट रप्पा से। किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने। तो इसी मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई है और प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय इस मद्रास फैक्ट्री का जो अधिकारी है वो कौन है? बार्नेट है। वहीं फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर है वो कौन है? डुप्ले। और ये डुप्ले भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है। इस डुप्ले ने फ्रांसीसी साम्राज्य के लिए नींव नहीं बनाई है, बल्कि इस डुप्ले ने अंग्रेजी साम्राज्य के लिए नींव बनाई है। क्योंकि डुप्ले ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये पहचान करी कि भारतीय राजाओं को आपस में लड़ा दो और शासन कर लो। वो तो फ्रांसीसी कंपनी हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी है और जब डुप्ले जीत रहा था तब तक तो सरकारी कंपनी इसका समर्थन कर रही थी और एक युद्ध हारा डुप्ले और इस डुप्ले को वापस बुला लिया अंग्रेजों इसकी कंपनी सरकार ने। यानी अगर ये डुप्ले भारत में रहता तो हार को जीत में जरूर बदल देता, पर नहीं, वापस बुला लिया क्योंकि सरकारी कंपनी थी, सरकार का हस्तक्षेप था और यही कारण बना फ्रांसीसियों की हार का। तो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन है? डुप्ले है। और अंग्रेजी मद्रास फैक्ट्री का अधिकारी कौन है? बार्नेट है। यानी इन दोनों के मध्य लड़ाई होगी। लेकिन लड़ाई कब होगी? जब यूरोप में युद्ध शुरू होगा। और यूरोप में सन 1746 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध शुरू हो गया है। क्यों शुरू हुआ ये युद्ध? क्योंकि ऑस्ट्रिया की गद्दी खाली हो गई है। पड़ोस में एक राष्ट्र है इन दोनों देशों के, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की गद्दी खाली हो गई है और उस गद्दी पर संघर्ष चल रहा है उत्तराधिकार का 2 व्यक्तियों में, और उन दोनों व्यक्तियों में से एक का समर्थन कर रहा है इंग्लैंड और एक का समर्थन कर रहा है फ्रांस। क्यों? इंग्लैंड चाहता है कि उसका समर्थित व्यक्ति राजा बने और फ्रांस चाहता है उसका समर्थित व्यक्ति राजा बने ताकि ऑस्ट्रिया उनके हाथों की कठपुतली रहे। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस संघर्षरत हो गए। तो जब ये दोनों यूरोप में लड़ेंगे तो भारत में कौन लड़ेगा? फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मेन कारण, मुख्य कारण तो यही है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया, क्या कारण था, तो पहला कारण तो यही है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस संघर्षरत हो गए, जिस कारण से भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। लेकिन मैं पूछूं तात्कालिक कारण क्या था, तो जो भी इस युद्ध की वजह से पहली घटना रही थी उसे हम तात्कालिक कारण कहेंगे। और पहली घटना क्या रही थी, जब ये दोनों देश आपस में लड़ गए तो मद्रास का जो अंग्रेज अधिकारी था बार्नेट, उसने फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया। भारत में फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया। कहां पर पकड़ लिया, मद्रास में। देखिए ये भारत है, यहां मद्रास है, और मद्रास में ही अंग्रेजों की फैक्ट्री है। बार्नेट बैठा हुआ उस फैक्ट्री में, और यहीं पर फ्रांसीसी जहाज बगल से गुजर रहे हैं समुद्र में से, और बार्नेट ने कहा पकड़ लो इन जहाजों को, और फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए। अब डुप्ले को जब ये खबर मिली कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज पकड़ लिए हैं, तो वो शांत तो बैठेगा नहीं। उसने कहा कि देखते हैं कुछ तो किया जाए। तो अब उस समय डुप्ले की सेना ना थोड़ी सी कम थी, तो डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करा, और यहां पर ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में यहां पर मॉरिशस में फ्रांसीसी फैक्ट्री है। अफ्रीका में भी कई देशों में फ्रांस का कब्जा था, और उसी में से एक देश था मॉरिशस, और मॉरिशस में एक फ्रांसीसी फैक्ट्री है, और उस फ्रांसीसी फैक्ट्री का जो अधिकारी है ना वो लॉ बोर्डे है। कौन है, ला बोर्डे। तो इस मॉरिशस के गवर्नर लॉ बोर्डे को डुप्ले ने चिट्ठी लिखी और कहा कि यार आओ जरा अपनी आर्मी लेकर के हमारी मदद करो। तो ये बंदा यहां से अपनी सेना लेकर के चला, और इसने इस मद्रास को घेर लिया, मद्रास को घेर लिया, और इस तरफ से डुप्ले ने मद्रास को घेर लिया। यानी मद्रास में जो बार्नेट है वो चारों ओर से घिर गया। थल की तरफ से इसे डुप्ले घेर करके बैठा हुआ है, और जल की तरफ से इसे लॉ बोर्डे घेर करके बैठा हुआ है। यानी हालत पतली हो गई है किसकी, अंग्रेजों की। ऐसी स्थिति में जो कर्नाटक का नवाब है ना अनवरुद्दीन, वो अनवरुद्दीन अंग्रेजों का मित्र है। क्यों है ये अनवरुद्दीन अंग्रेजों का मित्र, ये आपको सारी कहानी समझ में आएगी जब हम द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। उस समय मैं आपको इस अनवरुद्दीन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन जो है किसका मित्र है, अंग्रेजों का। तो जब ये अंग्रेज चारों ओर से घिर गए तो इन्होंने पत्र भेजा किसके पास, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास, और उससे कहा कि जरा आओ हमारी सहायता करो। तो ये अनवरुद्दीन चौड़ा हो गया कि भाई मेरे मित्र हैं अंग्रेज, और मेरी ही जमीन पर फ्रांसीसियों ने इन्हें घेर लिया है। अनवरुद्दीन के पास एक बड़ी सी सेना थी, तो अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को चुनौती भेजी कि भाई साहब ये घेरा हटा लो तुम, जो तुमने अंग्रेजों पर लगा रखा है, अदरवाइज तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगा मैं, इतनी बड़ी सेना है मेरे पास। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने जब ये चुनौती सुनी तो उसका भी खून खौल उठा। उसने कहा ऐसी तैसी, तेरे पास भले बड़ी सेना हो, भले हमारे पास छोटी सी सेना हो, तेरे पास 10,000 की सेना है, हमारे पास 250 ही सैनिक हैं, लेकिन हमारी जो सेना है वो आधुनिक पद्धति से सुसज्जित है। तुम लड़ोगे तलवार भालों से और हम लड़ेंगे बंदूकों से, ले आ तू अपनी सेना को। लेकिन अनवरुद्दीन की ये बात समझ में नहीं आई, और वह सेंट थोमे कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, सेंट थोमे नामक स्थान पर अपनी सेना लेकर के आ गया। डुप्ले ने भी अपने सेनापति को कहा, सेनापति कौन है, कैप्टन पैराडाइज। तो अगर आपसे पूछ ले कि सेंट थोमे का मध्य युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, तो सेंट थोमे का मध्य लड़ा गया है फ्रांसीसी सेना। और ये दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद लिख गया है, इसको कर्नाटक कर लीजिए आप। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य, यानी किस किस के मध्य, फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। यानी लड़ कौन रहे थे, लड़ तो रहे थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, लेकिन अभी तक तो वो भी वास्तव में लड़े थोड़ी ना है,
एक फ्रांसीसी अंग्रेजों ने जहाज पकड़ लिया फ्रांसीसियों का और फ्रांसीसियों ने घेराव कर लिया अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने मदद मांगी अनवरुद्दीन से कि आओ जरा बाहर से इस घेरे को तोड़ो, और अनवरुद्दीन अपनी सेना लेकर के सेंट थोमे नामक स्थान पर आ गया। तो डुप्ले तो चूंकि घेराव डाल के बैठा हुआ है, तो डुप्ले ने पैराडाइज को बोला कि जाओ जरा इस अनवरुद्दीन को सबक सिखाओ। तो पैराडाइज अपनी सेना लेकर के सेंट थोमे में पहुंच गया। अनवरुद्दीन के सेनापति का भी नाम पढ़ लीजिए। इसके सेनापति का नाम है महफूज खां। लेकिन देखिए आज ये भी महफूज नहीं रख पाएगा इस अनवरुद्दीन को। तो डुप्ले के सेनापति का नाम है कैप्टन पैराडाइज और अनवरुद्दीन के सेनापति का नाम है महफूज खां। और इन दोनों के मध्य सेंट थोमे का युद्ध हुआ और डुप्ले की छोटी सी सेना ने नवाब की बेहद बड़ी सेना को पराजित कर दिया। हड़कंप मच गया है कि भाई साहब ये फ्रांसीसी तो बड़े ताकतवर हैं। 200-250 लोगों की सेना लेकर के इन्होंने 10,000 की बड़ी सी सेना को पराजित कर दिया। इससे पहले बड़े स्तर पर कोई भी यूरोपीय शक्ति भारतीय राजाओं से टकराई नहीं थी। हालांकि अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था कुतुब शाह से, यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। गोवा पर कोई खास सैनिक थे नहीं, अल्बुकर्क ने जाके कब्जा कर लिया। यूसुफ आदिल शाह ने भी कुछ खास ध्यान दिया नहीं, पर यहां तो प्रॉपर युद्ध हुआ है। यानी भारतीय शक्ति के विरुद्ध यह पहली विदेशी विजय थी और इसने ये द्वार दिखा दिया पूरे यूरोपीय शक्तियों को कि भाई साहब भारतीय राजाओं को पराजित किया जा सकता है। ये जो भारतीय राजा बड़ी बड़ी सेना लेकर के बैठे हैं सब खोखली है। आप तो अपनी सुसज्जित सेना लाओ, 200-250 लोग हों और हराओ इन्हें। यानी भारतीय राजाओं की पोल खोल के रख दी सेंट थोमे के युद्ध ने। तो कौन जीत गया? जीत गए फ्रांसीसी। यानी ये अंग्रेज जो घेरे में बैठे हुए हैं इनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीत कौन गए? जीत गए हैं फ्रांसीसी और हार गया अनवरुद्दीन, तो वो तो नहीं बचा पाया अंग्रेजों को। तो इन अंग्रेजों की हालत खराब हो रही है और इस लड़ाई में अंग्रेज पराजित हो गए और फ्रांसीसियों ने इस मद्रास पर कब्जा कर लिया है। मद्रास पर कब्जा कर लिया है फ्रांसीसियों ने। ध्यान रखिएगा ये बात। फिर अंग्रेजों ने लोबोर्डे को कहा, जो मॉरिशस का गवर्नर था लोबोर्डे, उससे कहा कि भैया ये हम आपको कुछ धनवन दे देंगे, आप अपनी सेना प्लीज हटा लो। लोबोर्डे को धन मिल गया है और लोबोर्डे वहां से वापस अपनी सेना को हटा करके मॉरिशस चला गया है। लेकिन डुप्ले ने अपनी सेना नहीं हटाई है, क्योंकि डुप्ले को तो भारत में ही रहना है ना, उसको धन से क्या काम। डुप्ले ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो हालत खराब है इन अंग्रेजों की, मैं अकेले ही देख लूंगा। और डुप्ले लगातार इन अंग्रेजों से लड़ रहा है और अंग्रेज पराजित हो रहे हैं। पर इसी समय यूरोप में एक संधि हो गई है दोनों देशों के मध्य, एक्सला-शापेल की संधि। कब हुई है? 1748 में। और इस संधि से समाप्त हो गया है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। और जब यूरोप में शांति हो गई है तो भारत में भी ये दोनों कंपनियां अब वैधानिक रूप से लड़ेंगी नहीं। और इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई हैं और इस संधि में शर्त क्या थी कि भैया जो अमेरिका में लुईबर्ग है जिस पर कब्जा कर लिया है किसने? इंग्लैंड ने, वो फ्रांसीसियों को वापस दे देंगे। और भारत में जो मद्रास है जिस पर कब्जा कर लिया है फ्रांसीसियों ने, वो अंग्रेजों को वापस दे दिया जाएगा। यानी डुप्ले ने जो ये मद्रास पर कब्जा किया था, ये मद्रास वापस प्राप्त हो गया किसको? अंग्रेजों को। कौन सी संधि के तहत? एक्सला-शापेल की संधि के तहत। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया है और फ्रांसीसियों को क्या मिला है? अमेरिका का लुईसबर्ग। किस संधि के तहत? एक्सला-शापेल की संधि के तहत। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया है। समाप्त किस संधि से? तो एक्सला-शापेल की संधि से। शापेल की संधि से। तो ध्यान रखिएगा कब से कब तक लड़ा गया? तो 1746 से 48 तक लड़ा गया। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। अंग्रेजों का अधिकारी कौन था? बार्नेट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के लड़ा गया। और
किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्सला-शापेल की संधि से। इस कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया। किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के मध्य लड़ा गया। किसकी पराजय हुई है? पराजय हुई है अनवरुद्दीन की, और एक्सला-शापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रभाव एक बार देख लीजिए, क्या प्रभाव पड़ा इस कर्नाटक युद्ध का। तो इस कर्नाटक युद्ध में एक तरीके से अंग्रेजों की हार हुई है, पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ ही नहीं। उन्होंने मद्रास पर कब्जा किया था, मद्रास तो अंग्रेजों को वापस मिल गया, और अंग्रेजों को तो वैसे ही कोई फायदा नहीं हुआ इस युद्ध का भारत में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को, यानी ये विन विन सिचुएशन थी, ड्रॉ हो गया एक तरीके से मैच। न फ्रांसीसियों को कोई फायदा हुआ, न ही अंग्रेजों को कोई फायदा हुआ। फायदा हुआ तो क्या कि भारतीय राजाओं की कलई खुल गई, भारतीय राजाओं की कमजोरी उजागर हो गई, और यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सी सेना भी भारतीय राजाओं की ये बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। इन राजाओं से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब आप हेडिंग लगा लीजिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, भारतीय परिस्थितियों के आधार पर लड़ा गया है। तो आपको एक बार पूरी भारतीय परिस्थिति को समझना पड़ेगा। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध से पूर्व भारतीय स्थिति, तो देखिए क्या किन दो राज्यों की स्थिति के ऊपर द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। पहली स्लाइड में ही मैंने आपको लिखाया था ना, जहां पर मैंने आपको, यहां देखिए, एक बार स्लाइड ओपन होने दीजिए। देखिए, इन संघर्षों की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने भी तैयार की, जैसे हैदराबाद और कर्नाटक की स्थिति। तो अब आपको समझना पड़ेगा किसकी? इसी हैदराबाद और कर्नाटक की स्थिति को, कि क्या कारण रहे थे जिस वजह से यह संघर्ष हुआ था। तो चलिए सबसे पहले समझिए इस हैदराबाद को। देखिए, हैदराबाद जो है मुगलों के अधीन एक रियासत है। मुगल यहाँ पर सूबेदार भेजा करते थे। समय के साथ साथ ये सूबेदार अपने आप को निज़ाम कहने लग गए। सन 1724 में जब लगातार मुगल सत्ता पतन के मार्ग पर जा रही थी, ऐसे समय में मोहम्मद शाह रंगीला जैसा व्यक्ति गद्दी पर बैठा। देखिए, इसे रंगीला इसका नाम नहीं है, ऐसे कहते हैं रंगीला। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रास रंगों में डूबा हुआ था। और ऐसे समय में औरंगजेब के काल से एक सेनापति है, कूटनीति में माहिर है, योग्य व्यक्ति है, और उसका नाम है आसफ जहां। उसने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना करी। निजामुल मुल्क के नाम से वह गद्दी पर बैठा, यानी हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया उसने मुगल सत्ता से। हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया मुगल सत्ता से। अब देखिए स्थिति को, कर्नाटक और हैदराबाद को साथ साथ पढ़िए। होता क्या था दोस्तों, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही मुगलों के अधीन रियासत है, पर कर्नाटक जो है उसे हैदराबाद के अधीन घोषित कर रखा है। यानी जो भी हैदराबाद का हेड सूबेदार अपॉइंट किया जाएगा मुगलों की ओर से, वह हैदराबाद का सूबेदार कर्नाटक के हेड को, यानी कर्नाटक के सूबेदार को भी घोषित करेगा। यानी कि अगर ए को हैदराबाद का निज़ाम या हैदराबाद का सूबेदार बना करके मुगल बादशाह भेजेगा, तो ये ए बी को कर्नाटक का सूबेदार या कर्नाटक का नवाब घोषित कर सकता है। यानी कि ये मुगल, आप इस स्थिति को समझिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, ये मुगल शासक है, मुगल बादशाह है। ये मुगल बादशाह नियुक्त करेगा किसे?
ये नियुक्त करेगा हैदराबाद के सूबेदार को, हैदराबाद के सूबेदार को, और ये हैदराबाद का सूबेदार नियुक्त करेगा कर्नाटक के सूबेदार को। ठीक है, यानी कर्नाटक हैदराबाद के अधीन है और ये हैदराबाद मुगलों के अधीन है। ठीक है, लेकिन जब हैदराबाद ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो कर्नाटक का जो नवाब था सादत खां, पहला नवाब सादत खां, उसने कहा कि भैया हम कोई हैदराबाद के अधीन नहीं है, हम तो मुगलों के अधीन थे। हैदराबाद की बात हम इसलिए सुनते थे क्योंकि ये मुगलों ने ये व्यवस्था बनाई थी, पर जब हैदराबाद ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया है मुगलों से, तो कर्नाटक स्वयं को हैदराबाद से स्वतंत्र घोषित करता है। यानी अब हैदराबाद मुगलों से स्वतंत्र हो चुका है और कर्नाटक जो है हैदराबाद और मुगल दोनों से स्वतंत्र हो चुका है। लेकिन हैदराबाद को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि ठीक है हम तो इसलिए स्वतंत्र हुए हैं कि हम योग्य हैं, लेकिन तू हमसे अपने आप को स्वतंत्र क्यों घोषित कर रहा है। पर सादत खां कह रहा है नहीं हम भी योग्य हैं, आ जाओ लड़ लो, देख लिया जाएगा जो होगा। पर चलो कोई बात नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई। हैदराबाद का निजाम हैदराबाद में शासन करता रहा और कर्नाटक का सादत खां कर्नाटक में शासन करता रहा। लेकिन समय के साथ इस निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई है और निजामुल मुल्क का बेटा है नासिर जंग, और वह नासिर जंग हैदराबाद का अगला नवाब बना है। पर इसका एक बेटा भतीजा है मुजफ्फर जंग, वो कह रहा है कि मैं बनूंगा हैदराबाद का अगला नवाब या निजाम, मैं ज़्यादा योग्य हूँ, मेरी पकड़ राजनीति पर ज़्यादा है। नासिर जंग कह रहा है कि भैया बाप के बाद बेटा बनता है तो मैं बनूंगा। मुजफ्फर जंग कह रहा है ये कोई बात नहीं है, योग्यता ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है तो मैं बनूंगा। इस मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे हैं कौन? फ्रांसीसी। कौन कर रहे हैं? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। और चूंकि मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे हैं फ्रांसीसी, तो नासिर जंग का समर्थन करने आ गए अंग्रेज। कौन आ गए? अंग्रेज। तो लड़ाई तो होनी तय है। इसी प्रकार कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में तो स्थिति और खराब है। यहां तो ये चल ही रहा है, नासिर जंग राजा बन गया, पर मुजफ्फर जंग लगातार कोशिश में है कि मैं जो है हैदराबाद का निजाम बन जाऊं किसी भी प्रकार। कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में सादत खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करा और अपने उपरांत अपने भतीजे दोस्त अली को नवाब बनाने की घोषणा कर दी। यानी उसने सीधे सीधे डिक्लेयर कर दिया कि हैदराबाद नहीं डिक्लेयर करेगा हमारा अगला नवाब, मैं खुद डिक्लेयर करूंगा, और मैं चूंकि मेरा कोई बेटा नहीं है इस वजह से मैं अपने भतीजे दोस्त अली को नवाब बनाता हूं। समय के साथ जबकि निजाम जो है ना अनवरुद्दीन को नवाब बनाना चाह रहा है। देखिए अनवरुद्दीन, ये अनवरुद्दीन नवाब बनेगा आगे चल के, और सेंट थोमे के युद्ध में यही नवाब था। सेंट थोमे का युद्ध लड़ा गया ना प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय। यानी ये स्थितियां प्रथम कर्नाटक युद्ध के भी पहले की हैं। ये कहानी पीछे से चली आ रही है, जो परिणति बनेगी किसकी? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। यानी हैदराबाद का निजाम मर गया है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में लड़ाई चल रही है। नासिर जंग का समर्थन कर रहे हैं अंग्रेज, मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे हैं फ्रांसीसी। कर्नाटक में सादत खान मर चुका है, सादत खान ने दोस्त अली को नवाब बना दिया है, जबकि निजाम अनवरुद्दीन को नवाब बनाना चाहते थे। कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति मराठों ने बिगाड़ दी। मराठों ने क्या करा? मराठों ने इस कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया है और कर्नाटक में आक्रमण करके कर्नाटक के नवाब दोस्त अली की हत्या कर दी। दोस्त अली की हत्या कर दी, यानी सिंहासन खाली हो गया है। कोई बात नहीं, दोस्त अली के उत्तराधिकारी थे चंदा साहिब, पर ये मराठे इन चंदा साहिब को बंदी बना करके ले गए अपने साथ और मराठा साम्राज्य की जेल में कैद में डाल दिया है। यानी अब दोस्त अली का कोई उत्तराधिकारी है नहीं। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठा करके, ये सारी परिस्थितियां निजाम के मरने से पहले की हैं, तो निजाम ने अनवरुद्दीन को राजा बना दिया कर्नाटक का। अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब निजाम तो मर गए, वहां नासिर जंग और मुजफ्फर जंग लड़ रहे हैं और मराठा ये सब देख रहे हैं कि भैया निजाम तो अनवरुद्दीन राजा बन चुका है। और समय आने पर मराठाओं ने क्या करा? चंदा साहिब को मुक्त कर दिया। बोले जाओ ऐश करो, हम तुम्हें फ्री करते हैं।
अब चंदा साहिब वापस कहाँ पहुंचेंगे? कर्नाटक पहुंचेंगे। और जब वो कर्नाटक पहुंचेंगे तो देखेंगे गद्दी पर तो अनवरुद्दीन बैठा हुआ है। ये अनवरुद्दीन को कहते हैं गद्दी से उतर जा भाई, क्योंकि दोस्त अली ने मुझे राजा घोषित किया था। अगला, गद्दी पर मेरा अधिकार है। अनवरुद्दीन कहेगा अधिकार किसी का भी हो, अब तो ये गद्दी मेरे हाथ में है, निकल जाए इस दरबार से वरना तुझे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। चंदा साहिब कहते हैं ठीक है जा रहा हूं, पर जल्दी अपने दोस्तों को लेके आऊंगा। और इसके दोस्त कौन है? फ्रांसीसी। यानी चंदा साहिब की मदद कौन कर रहे हैं? फ्रांसीसी। मुजफ्फर जंग की मदद कौन कर रहे हैं? फ्रांसीसी। चंदा साहिब की मदद कौन कर रहे हैं? फ्रांसीसी। तो अनवरुद्दीन की मदद कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। इसी वजह से तो सेंट थॉमे के युद्ध में अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों की सहायता करी है, क्योंकि अनवरुद्दीन के मित्र हैं अंग्रेज, जबकि चंदा साहिब के मित्र है फ्रांसीसी। यानी एक तरफ गुट बनेगा फ्रांसीसियों का, चंदा साहिब का और मुजफ्फर जंग का, और एक तरफ गुट बनेगा अंग्रेजों का, अनवरुद्दीन का और नासिर जंग का। अब आपको स्थिति समझ में आ गई होगी, गुट बन चुके हैं। अब प्रारंभ होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। स्थिति आपको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, बहुत आराम से मैंने स्थिति समझाई है। क्लिष्ट है कहानी, कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसी वजह से बहुत स्लो मैंने आपको समझाया है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होगा सन 1749 में, और कब तक चलेगा? तो 55 तक चलेगा। और इसी युद्ध के दौरान, इस युद्ध की शुरुआत होती है अंबूर के युद्ध से। सन 1749 में एक युद्ध लड़ा जाता है, अंबूर का युद्ध। और ये अंबूर का युद्ध वास्तव में किस किस के मध्य लड़ा जा रहा है? तो ये लड़ा जा रहा है चंदा साहिब और किसके बीच में? अनवरुद्दीन के बीच में। चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के मध्य। अनवरुद्दीन की सहायता कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। और अंग्रेजों के साथ साथ अपनी सेना लेकर के नासिर जंग भी आ गया है। ये नासिर जंग इस समय हैदराबाद की गद्दी पर बैठा हुआ है, जबकि चंदा साहिब की सहायता कर रहे हैं फ्रांसीसी, और साथ ही इनकी सहायता कौन कर रहा है? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। और इस अंबूर के युद्ध में क्या होता है? इस अंबूर के युद्ध में ये जो गुट है ना, ये जीत जाता है, विजित हो जाता है, जबकि ये वाला जो गुट है ये हो जाता है पराजित। यानी अनवरुद्दीन की सेना हार गई है, चंदा साहिब की सेना जीत गई है। अनवरुद्दीन की सेना हारी नहीं है, बल्कि अनवरुद्दीन मारा भी गया है। इस युद्ध में चंदा साहिब, ये युद्ध चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया, और अनवरुद्दीन का एक बेटा है मोहम्मद अली, और वो मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में भाग गया और त्रिचनापल्ली के महलों में जाकर के वह छुप गया है। यानी कि अनवरुद्दीन मर चुका है, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भाग चुका है। तो फिर कर्नाटक की गद्दी पर कौन बैठेगा? चंदा साहिब बैठेंगे। तो चंदा साहिब जीत चुके हैं और कर्नाटक की गद्दी पर बैठ भी गए। अब किसके समर्थन से बैठे हैं? फ्रांसीसियों के समर्थन से बैठे हैं। तो फ्रांसीसी इनकी मुफ्त में थोड़ी मदद कर रहे हैं, अब इनसे कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे? तो कर्नाटक के नवाब बनने पर इसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया और डुप्ले को 80 गांव उपहार में दिए। यानी 80 गांव उपहार में देने का क्या मतलब है? 80 गांव से प्राप्त होने वाला राजस्व अब डुप्ले को प्राप्त होगा। अंग्रेज देख रहे हैं और इस बात से चिढ़ रहे हैं कि यार इसे बैठे बैठाए 80 गांव मिल गए, अगर हम जीत जाते तो अनवरुद्दीन से अच्छा खासा धन वसूलते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। कर्नाटक की गद्दी पर चंदा साहिब बैठ गया है, फ्रांसीसियों का समर्थन है उसे, कोई बात नहीं। कर्नाटक हैदराबाद की गद्दी पर तो अभी भी नासिर जंग बैठा है, हम उससे पैसा ले लेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, सन 1750 में नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो जाता है और ये विद्रोही सैनिक इस नासिर जंग की हत्या कर देते हैं।
और ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हैं कौन? चंदा साहेब, डुप्ले और मुजफ्फर जंग, और अटैक कर देते हैं किस पर? इस हैदराबाद पर, और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है। यानी डुप्ले की सहायता से मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन जाता है। यानी पहले कर्नाटक में कौन बैठा हुआ था? अनवरुद्दीन, जो अंग्रेजों का मित्र था। हैदराबाद में कौन बैठा हुआ था? नासिर जंग, जो कि अंग्रेजों का मित्र था। यानी अंग्रेजों के दोनों हाथ में लड्डू था। पर अब कर्नाटक में कौन बन गया है? चंदा साहिब, और चंदा साहिब ने डुप्ले को धन दिया है। और हैदराबाद में कौन बन गया है? मुजफ्फर जंग, और इस मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को मसूलीपट्टनम और पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया है। यानी डुप्ले तो धनी धन कमा रहा है। पहले उसने चंदा साहिब से धन लिया, फिर मुजफ्फर जंग से धन लिया। इस बात से अंग्रेज बड़े नाराज हो रहे हैं, और अंग्रेज किसी ऐसे सेनापति को ढूंढ रहे हैं जो इस युद्ध की बाजी पलट दे। और ऐसे में उन्हें एक सेनापति मिलता है जो अभी नीचे पद पर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है प्रगति की ओर, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लाइव, और उस क्लाइव को बुलाया जाता है। तो क्लाइव कूटनीतिज्ञ था। वो कहता है अच्छा चलो एक एक करके निपटते हैं। तो पांडिचेरी, एक फ्रांसीसी अधिकारी था बुस्सी, और वो बुस्सी जो है पांडिचेरी में नियुक्त था। तो मुजफ्फर जंग उसका दोस्त था। तो एक दिन वो मुजफ्फर जंग को बुलाता है कि आओ यार पांडिचेरी में घूमेंगे। तो मुजफ्फर जंग पांडिचेरी घूमने जाता है, और वहीं क्लाइव के कहने पर एक पठान हत्यारे द्वारा इस मुजफ्फर जंग की हत्या करा दी जाती है। यानी नासिर जंग मरा तो मुजफ्फर जंग राजा बना, जो कि फ्रांसीसी समर्थक था। और मुजफ्फर जंग जब मरा तो डुप्ले ने तुरंत, इससे पहले कि अंग्रेज कुछ कर पाते, मरवाया तो क्लाइव ने, पर इससे पहले कि कुछ कर पाते, निजामुल मुल्क के दूसरे बेटे सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया। अब देखिए फ्रांसीसियों का फायदा और डबल हुआ। जब सलावत जंग नवाब बना तो उसने कहा कि ठीक है, जब भी तुम कोई नया राजा बनता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ देता है। चंदा साहिब ने तुम्हें 80 गांव दिए, मुजफ्फर जंग ने तुम्हें पांडिचेरी का क्षेत्र दिया, जाओ मैं तुम्हें उत्तरी सरकार का क्षेत्र देता हूं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो समुद्री तटीय इलाका है वो उत्तरी सरकार कहलाता है। यानी डुप्ले फ्रांसीसी निरंतर धन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब भाई क्लाइव को चढ़ गई है गुस्सा। उसने कहा बस बहुत हुआ, ये तो फायदा ही उठाया जा रहा है। एक काम करते हैं, त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली बैठा हुआ है जो अनवरुद्दीन का पुत्र है। याद कीजिए अंबूर का युद्ध, अनवरुद्दीन पराजित हुआ और मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया। और त्रिचनापल्ली पर फ्रांसीसी सेना घेरा डाल करके बैठी है कि हम इस मोहम्मद अली को एक न एक दिन मारेंगे जरूर। चंदा साहिब की सेना भी घेरा डाल करके बैठी हुई है कि एक न एक दिन इसको मोहम्मद अली को जरूर मारेंगे। तो देखिए क्लाइव जो है ना बड़ा कूटनीतिक आदमी है। उसने पहले मुजफ्फर जंग की हत्या करवाई है। तो उसने क्या करा, उसने ना अरकाट क्या है? चंदा साहिब की राजधानी। इसने इस अरकाट पर घेरा डाल दिया। क्यों कर लिया अरकाट का घेराव? कि वो चंदा साहिब जो त्रिचनापल्ली को घेर करके बैठा हुआ है फ्रांसीसी सेना के साथ, अब त्रिचनापल्ली को घेरेगा या अपनी राजधानी की रक्षा करेगा? तो त्रिचनापल्ली से उसने अपनी सेना वापस बुला ली। जैसे ही त्रिचनापल्ली से चंदा साहिब की सेना हटी, फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई, वैसे ही क्लाइव ने आक्रमण करके मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली से निकाल लिया। यानी त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया, वहां फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई। और जैसे ही फ्रांसीसी सेना पराजित हुई, त्रिचनापल्ली से मोहम्मद अली निकल गया। कोई बात नहीं, मोहम्मद अली छूट भी गया तो क्या हुआ, कर्नाटक की गद्दी पर तो अभी भी चंदा साहिब बैठे हैं। क्लाइव ने इन चंदा साहिब की भी हत्या करवा दी। मर गया चंदा साहिब भी, खत्म, कुछ नहीं बचा फ्रांसीसियों के पास। मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो गई, चंदा साहिब की भी हत्या हो गई। तुरंत मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाता है। डुप्ले ने कहा कोई बात नहीं, मैं इस हार को जीत में बदल करके दिखाऊंगा। लेकिन फ्रांसीसी सरकार, या सेना लिखा हुआ है दोस्तों, इसको काट के सरकार कर लीजिए। फ्रांसीसी सरकार ने कहा यार ये क्या बात हुई डुप्ले, तुम युद्ध ही हार गए,
तुम्हारे होते हुए चंदा साहिब की हत्या हो गई, मोहम्मद अली को सेना से निकाल दिया गया, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम वापस आओ फ्रांस। यानी वो डुप्ले जो इतना बढ़िया काम कर रहा था, एक हार होते ही सरकार ने उसे वापस बुला लिया और उसकी जगह गोडवाहू, इसे गोडेहू भी लिखते हैं, गोडवाहू को फ्रांसीसी गवर्नर बना करके भारत भेजा। और ये गोडवाहू ने युद्ध करने से पहले अंग्रेजों को बोला छोड़ो, मुझे लड़ना नहीं है, संधि कर लो, शांति स्थापित करो। तो एक संधि होती है पांडिचेरी की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? एक्सला शापेल की संधि से। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त होगा? पांडिचेरी की संधि से। तो चलिए एक बार पांडिचेरी की संधि को भी देख लेते हैं। पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि के समय कौन है? गोडेहियो। ये कौन है? फ्रांसीसी गवर्नर है। तो इसी के प्रयासों से, इसी ने संधि का प्रस्ताव रखा है अंग्रेजों के पास, तो इसके प्रयासों से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में पांडिचेरी की संधि संपन्न होती है। और इसी संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस संधि में क्या प्रावधान किए गए कि अभी तक दोनों कंपनियों ने जो जो क्षेत्र एक दूसरे के जीते हैं वो क्षेत्र वापस कर दिए जाएं। तो कोई बात नहीं, वो क्षेत्र तो वापस हो गए, लेकिन मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब मान लिया गया इस संधि के तहत। यानी कर्नाटक की गद्दी पर अब कौन बैठा हुआ है? कर्नाटक की गद्दी पर मोहम्मद अली बैठा है। और याद रखिएगा, जो हैदराबाद की गद्दी पर कौन बैठा है? सलावत जंग बैठा है ना। वो सलावत जंग तो डुप्ले का समर्थक था कि नहीं था? पहले नासिर जंग बैठा, नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग बैठा, मुजफ्फर जंग के बाद सलावत जंग बैठा। लेकिन वो सलावत जंग डुप्ले का समर्थक था, गोडहियों की नीतियों से नाराज था, और वह सलावत जंग भी अंग्रेजों का समर्थक बन जाता है। वो क्लाइव को उमरा की उपाधि से नवाजता है। यानी अब सलावत जंग अंग्रेजों का समर्थक है, यानी हैदराबाद की गद्दी पर भी अंग्रेज समर्थक राजा बैठा हुआ है, और कर्नाटक की गद्दी पर भी अंग्रेज समर्थक राजा बैठा हुआ है। यानी फ्रांसीसियों की पराजय हुई है एक प्रकार से इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। और एक फैसला लिया गया कि अब भारतीय नरेशों के झगड़े में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं है, अंग्रेजों को तो कोई नुकसान ही नहीं है, अंग्रेजों के तो समर्थित राजा बैठे हुए हैं। और फ्रांसीसी अब डुप्ले जितना खतरनाक है नहीं गोडियो, उसकी बुद्धि डुप्ले जितनी चलती नहीं है। वो भी खुश है कि ठीक है यार, युद्ध तो समाप्त हुआ, तो डुप्ले को वापस बुलाना फ्रांसीसी सरकार का एक गलत निर्णय था। डुप्ले यदि भारत में रहता तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार इस हार को अपनी विजय में अवश्य बदलता। ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए अब हम बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध की। यानी 1755 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन 1756 में तीसरा कर्नाटक युद्ध भी लड़ा गया। ये तीसरा कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है? तो पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोप में संघर्ष का ही परिणाम है, ये हमने चर्चा कर ली। 1756 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध छिड़ा है। ध्यान रखना, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य नहीं छिड़ा था, बल्कि यूरोप के दो देश हैं, ऑस्ट्रिया और प्रशा। प्रशा जर्मनी का प्राचीन नाम है। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध छिड़ गया है। फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया का समर्थन कर रहा है, जबकि इंग्लैंड प्रशा का समर्थन कर रहा है। तो ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य छिड़े युद्ध के कारण इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ गए। 7 साल तक ही इन दोनों के बीच युद्ध चला है, इसी वजह से इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। और इन्हीं 7 वर्षों तक भारत में लगातार इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे हैं। इसे तृतीय कर्नाटक युद्ध का नाम दिया गया। और इस युद्ध के समय अगर आपसे पूछ ले पुर्तगाली गवर्नर कौन है, तो काउंट डी लाली। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो डुप्ले। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो डुप्ले ही था, पर संधि किसने करी थी? गोडवेहू ने। जबकि तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय यदि बात करें हम फ्रांसीसी गवर्नर की, तो वो कौन था? तो वो था काउंट डी लाली। चलिए आगे देखते हैं।
इसी तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय 1760 में एक युद्ध लड़ा गया है। आप में से बहुतों ने इस युद्ध का नाम सुना होगा, वांडी वाश का युद्ध। और जब मैंने फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ाया था तब भी थोड़ी सी चर्चा करी थी इस वांडी वाश के युद्ध के बीच में, इस युद्ध की, कि ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाएगा। कब लड़ा जाएगा? सन 1760 में लड़ा जाएगा। और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होंगे, निर्णायक रूप से पराजित होंगे। निर्णायक रूप से पराजय का क्या अर्थ होता है कि अब ये शक्ति पुनः कभी उठ नहीं पाएगी। यानी इस युद्ध में फ्रांसीसी इतनी तरह से पराजित, इतनी बुरी तरह पराजित हुए कि राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में वे भारत से समाप्त हो गए। छोटी मोटी दुकानें उनकी बची, जैसे कि पांडिचेरी में, यनम में, माहे में, चंद्रनगर में, यहाँ पर बस उनकी व्यापारिक फैक्ट्री रह गई। अब उसकी फैक्ट्री की वो किलेबंदी नहीं कर सकते, अब वहाँ किसी प्रकार की वे सेना नहीं रख सकते, यानी सैन्य शक्ति के रूप में वे समाप्त हो गए। किस युद्ध के कारण? वांडीवाश के युद्ध के कारण। वांडीवाश का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। फ्रांसीसी सेना का जो है कौन कर रहा था नेतृत्व? तो काउंट डी लाली। वहीं बात करें अंग्रेजी सेना का कौन कर रहा था? तो आयरकूट। इस युद्ध के संबंध में मॉल्सन ने कहा है, इस युद्ध के संबंध में मॉल्सन ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा भी गया है, कि वांडीवाश के युद्ध ने उस महान भवन को ध्वस्त कर दिया जिसका निर्माण डुप्ले ने किया था, जिसका निर्माण डुप्ले ने किया था। यानी ये जो सारी कहानी है, ये कहानी किसने प्रारंभ करी थी? ये कहानी प्रारंभ करी थी डुप्ले ने। डुप्ले ही वो व्यक्ति था जिसने भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाया था। तो महान भवन उसने निर्माण किया, यानी वो भारत पर धीरे धीरे कब्जा करने की प्रयास में लगा हुआ है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर धीरे धीरे कब्जा करा, इसकी शुरुआत किसने करी है? डुप्ले ने। पर चूंकि डुप्ले को तो वापस बुला लिया गया और वांडीवाश के युद्ध में काउंट डी लाली इतनी बुरी तरह पराजित हुआ कि अब फ्रांसीसी शक्ति पुनः उठ नहीं सकती। यानी इसीलिए मॉल्सन ने कहा है कि वो महान भवन जिसकी रचना कर रहा था डुप्ले, वह नींव जिस पर फ्रांसीसी साम्राज्य भारत में खड़ा होता, उस नींव को हिला करके रख दिया है किसने? वांडीवाश के युद्ध ने। अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, संधि होगी केवल पेरिस की संधि। कब होगी पेरिस की संधि? तो पेरिस की संधि उसी वर्ष में होगी जिस वर्ष ये युद्ध समाप्त होगा। कौन सा युद्ध? तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, सन 1763। देखिए ये मैं यहाँ इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि वांडीवाश का युद्ध लड़ा गया है सन 1760 में, और उसके भी 3 वर्षों तक। क्यों? भारत में युद्ध समाप्त हो गया है। मान लीजिए अब वांडीवाश के युद्ध के बाद फ्रांसीसी अब अंग्रेजों से लड़ नहीं रहे हैं, पर तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब समाप्त माना जाएगा? जब यूरोप में युद्ध समाप्त होगा ना, और यूरोप में अभी युद्ध चल रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि अभी ये कर्नाटक युद्ध रनिंग में है। लेकिन सन 1763 में जब यूरोप में एक संधि होती है, और वो संधि कौन सी है? पेरिस की संधि। और इस संधि के तहत यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध समाप्त हो जाता है। यानी भारत में भी तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त। भारत में भी तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त। यानी पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्सला शापेल की संधि से। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि से। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि से। और इस आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी सेना का क्या हो गया? फ्रांसीसी सेना समाप्त। देखिए पुर्तगाली फ्रांसीसी शक्ति समाप्त। पुर्तगाली पहले ही समाप्त हो चुके हैं। डचों को भी बेदरा के युद्ध में समाप्त कर दिया गया है। डेनिस अपनी सारी फैक्ट्री बेच करके चले गए, हालांकि वो तो व्यापारी ही बनकर आए थे, व्यापारी बनकर ही चले गए।
अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चुनौती यूरोपीय शक्तियों में से किसने दी? फ्रांस ने दी। लगातार फ्रांस विजय पथ पर पड़ रहा था, पर डुप्ले को वापस बुला करके फ्रांसीसी सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। उसके बाद फ्रांस कभी जीत नहीं पाया। सन 1763 में जब कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद फ्रांसीसी भी राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में समाप्त हो गए। अब भारत में निर्वाध रूप से केवल एक ही शक्ति बची है, और वो कौन है? वो है अंग्रेज। अब अंग्रेज लड़ेंगे किससे? अब उनके साथ उन्हें अब यूरोपियों से तो लड़ना नहीं है, अब वो भारतीय राजाओं को घेरेंगे। और इसी संदर्भ में अब हम अगले लेक्चर में अंग्रेजों का बंगाल से संघर्ष अध्ययन करेंगे। तब तक दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से सुनिए, बार बार इनका रिवीजन कीजिए, पहले के वीडियो लेक्चर्स को भी सुनिए, उनका भी रिवीजन कीजिए, और ध्यान रखिएगा इन्हें नोट कीजिए। ये सीधे कॉपी के नोट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी किताब आपके सामने छाप दी गई है। हर पंक्ति में प्रश्न है, हर पंक्ति से। अगर मैं आपके साथ जब मैं आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि हर लाइन से क्वेश्चन निकल करके आएंगे। अगर आप कोई छोटा एग्जाम देते हैं, वन लाइनर एग्जाम देते हैं, वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। जैसे पेरिस की संधि कब समाप्त हुई? सन 1763 में। जब आप एक टफ एग्जाम देते हैं, जैसे कि पीसीएस का एग्जाम देते हैं, आरओ का एग्जाम देते हैं, तो वहां कथन कारण बना दिए जाते हैं, कई स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, और आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन से कथन सही है? 1 1 1 2 3। तो प्रश्न तो यहीं से होते हैं, पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो पढ़ना तो आपको यही पड़ेगा ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो फिर तो करते रहिए, क्योंकि क्लियर तो वही होगा जो पहले से तैयारी करते आ रहा है और लगातार तैयारी कर रहा है और समय रहते अपने सिलेबस को समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।